भाजपा का जो है सुपड़ा साफ धीरे धीरे होते नजर आ रहा है। बड़ी खबर के साथ जो है ओपनिंग चल रही है और इस वक्त हम आपको बता दें कि कांग्रेस जो है पिछले चुनावों के मुकाबले अगर देखा जाए तो अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो किसान आंदोलन इसलिए हम लोग मौजूद हैं क्योंकि 11 महीने से चल रहा किसान आंदोलन कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बनता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के लिए जो है। तो इसलिए हम गाजीपुर बॉर्डर मौजूद है। हमारे साथ जो है किसान आंदोलन से जुड़े रहे संजय सिंह एडवोकेट जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या वाकई में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है किसान आंदोलन बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उससे पहले भी जो हमने देखा कि बंगाल में जो चुनाव हुआ तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है करारा तमाचा लगा था। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज उपचुनाव की गिनती हो रही थी, 3 लोकसभा और 29 विधानसभा चुनाव सीट को देखते हुए जो है क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को तो करारी हार मिल रही है, क्या वजह? जनता का आक्रोश है और ये बीजेपी को दिखना चाहिए कि जनता का आक्रोश जनरल इलेक्शन में वो क्या करेगी, उपचुनाव में ही जब वो सारे के सारे एफर्ट्स लगा के भी रिजल्ट अपने फेवर में नहीं ला पा रही है। लेकिन इसमें खतरा भी दिख रहा है। अभी तक जितनी भी सीट्स का रिजल्ट हमारे पास आए हैं और जो हमने उनका एनालिसिस किया है उसमें मैं एक पर्टिकुलर सीट का जिक्र करना चाहूँगा। हरियाणा में एलनाबाद में ये उपचुनाव हुआ था। वहाँ अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के रिज़ाइन करने के फलस्वरूप जो उन्होंने इन काले कानूनों के विरोध में इस्तीफ़ा दिया था, जो पहले उनके खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट था वो इस बार चला गया कांग्रेस में और कांग्रेस ने उसे टिकट दे दिया पवन बेनीवाल को। और भरत सिंह बेनीवाल जो उनका कैंडिडेट था कांग्रेस का, उसे उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। और जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर टिकट दिया वहाँ पे गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को। लेकिन वो जो सबसे बड़ी चीज़ आप वहाँ देखेंगे कि पिछली बार अभय सिंह चौटाला वहाँ 15,000 से ज़्यादा से जीते थे। अब की बार वो जीत जो है 7,000 से के लगभग कम हो गई और 8100 के आसपास वो जीत रह गई है। इससे ये पता चल रहा है और उसी अनुपात में उसी रेशियो में वोट कम हो रहे हैं कांग्रेस के। तो जो हमारा शुरू से मानना ये रहा है कि भाई कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं, वो हमारा एलनाबाद का चुनाव भी दिखा रहा है। और हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि नेशनल लेवल पे या यूपी लेवल पे ये फिनोमिना नहीं होना चाहिए। हम इसको रोक सकें, इसे प्रिवेंट कर सकें तो हमें यूपी में ये एक नए उसमें देखना होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जब लड़ने की पोजीशन में नहीं होती है तो वो अपना वोट शिफ्ट कर देती है बीजेपी की तरफ को। तो चूँकि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी मानती हैं अपने आप को, तो अब हमारे पास भी एक राष्ट्रीय फिगर है, तो अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये वोट उधर शिफ्ट ना हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे वहाँ मार्जिन कम हुआ, लेकिन उस माहौल में भी राकेश टिकैत जी वहाँ गए थे, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग वहाँ गए थे, इतना असंतोष था। तो अभी तक कांग्रेस का वोट बैंक ट्रांसफरेबल है और बीजेपी ने अपना इंटैक्ट रखा है। ये हम लोगों के सोचने का विषय है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो बीजेपी की जो गढ़ मानी जाती है एक सीट है, हम आपको बता दें कि धरियावाद है, उसमें जो है कांग्रेस जो है बड़ी बढ़त बढ़ा ली है और नंबर 1 की टीम बनी है और खुद अपने गढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर। नहीं, ये तो देखो सब जगह पे अपना अपना लोकल चल रहा है। अब जैसे वहाँ पे आपने कांग्रेस का नाम ले दिया कि बीजेपी बहुत ज़्यादा डाउन जग गई है तो वो कांग्रेस की तरफ को चला गया। जो क्षेत्रीय आवाज़ें हैं, भाई मेरा जो MLA है वो मेरे क्षेत्र का होना चाहिए ताकि वो मेरे क्षेत्र की नुमाइंदगी कर सके, वहाँ की समस्याओं से वो वाकिफ़ हो। ऐसे ही मेरे MP के लिए है, ऐसे ही हमें अपने लोकल लेवल पे भी देखना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है साहब, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पप्पू बनेगा कि गप्पू बनेगा, हम बेमतलब की बहस में उलझ जाते हैं जबकि इनका हमें नुकसान होता है। तो राजस्थान का रिजल्ट भी हमारे फेवर में ये बोल रहा है कि भाई ये वोट इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये खतरनाक है। ऐसा ना हो हमने मनमोहन सिंह को हटा के उनके कर्मों की सज़ा दी थी, फिर ये नकली आदमी आ गया तो इसके कर्मों की सज़ा वापस कांग्रेस को इनाम दे के नहीं करनी है। अब ऐसे समझ लीजिए आप, भारत माता जंगल में से जा रही हैं, उनके पैर में कांग्रेस नाम का कांटा चुभ गया, भारत माता बैठ गई। उन्होंने समझदार होने के नाते सबसे पहले जो आसपास देखा तो एक दूसरा कांटा देखा, उस पर बीजेपी लिखा था, उन्होंने पाँव के कांटे को दूसरे कांटे से निकाल दिया और यही कांटा ये कहता हुआ आया था कांग्रेस मुक्त भारत। तो जैसे ही वो दोनों निकले, अब ये थोड़ी है कि बुरे कांटे को निकाल के भारत माता गंदा कांटा लगा लेंगी या अच्छा कांटा लगा लेंगी, उन्हें दोनों फेंकने पड़ेंगे। अब भारत माता के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को त्यागे।
लेकिन सवाल तो ये है कि फिर बीजेपी नहीं तो फिर कौन, दूसरी बड़ी पार्टी समय पे कौन आए? क्योंकि कुछ ही समय के बाद तो चुनाव है और उपचुनाव में जो है बीजेपी को बड़ा शिकस्त खाने को मिल रही है। और जब ऐसे हालात में आपकी जो उम्र है और आपका जो अनुभव है और आपने भी इस संसार में जितनी आंखें खोले हुए समय हुआ उसके हिसाब से आपने बिल्कुल सही कहा, बीजेपी नहीं तो कौन। कुछ साल पहले जब प्रणॉय रॉय एनडीटीवी के जो आज मालिक हैं, जब ये सीफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, डेविड बटलर का ये डेटा इस्तेमाल करते थे, तब कांग्रेस के लिए टीना फैक्टर लिखते थे, देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, कि भाई ये फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो पहले भी यही सवाल सोचा जाता रहा था, जब बीजेपी नहीं थी तब देश नहीं चल रहा था क्या? तो आप इस तरीके से मत सोचिए कि आफ्टर बीजेपी हूँ, आफ्टर मोदी हूँ, ये देश है, योग्यताओं का देश है अपने आप ये देश, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। नहीं, बीजेपी को जिस तरीके से झटका लग रहा है, अभी उपचुनाव में इस तरह का झटका लग रहा है, तो चुनाव में तो अभी काफ़ी मतलब ज़्यादा उतना समय भी नहीं है, तो क्या लगता है इसका भी असर पड़ेगा? यूपी के अंदर जो है असेंबली हमारा इलेक्शन होने वाले हैं, उसका मैं आपको पहले बता दूं कि हार जीत से पहले सरकार को तैयारी इस बात की रखनी चाहिए और ख़ासतौर से बीजेपी के कैंडिडेट्स जो वो डिक्लेयर करें उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का मूड बिगड़ा हुआ है। जिस आदमी की मेहनत के बावजूद उसका घर नहीं चल पा रहा था, अब वो बेरोज़गार हो गया और महंगे कई गुना बढ़ गई है। हो सकता है अग्रवाल साहब के घर पे इस बात की खुशी मनती हो कि तेल 250 रुपये पहुँच गया है, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जो इस बात को लेकर चिंता करते हैं कि आज खाना कैसे बनेगा। तो ये देश सिर्फ अग्रवाल साहब का, गुप्ता जी का, शर्मा जी का नहीं है, ये देश सबका है, तो उनकी भी चिंता करनी चाहिए हमें थोड़ी सी। ठीक है, एक आखिरी सवाल कि ये जो भी जो है भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हार का सामना लगातार करना पड़ रहा है, जितने भी चुनाव हो रही हैं, अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो क्या लगता है कि इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, मुख्य वजह? एक बार फिर दोहराएंगे अपना सवाल? सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से जब चुनाव हो रहा है, अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें, कंटिन्यूसली देखें, जब भी जहाँ भी चुनाव हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को जो हमेशा ही करारा ही मतलब हार का सामना करना पड़ता है। जनरल इलेक्शन में जीत जाती है। लोगों ने तो बीच में ये भी कहना शुरू कर दिया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी उनकी कि भाई उपचुनाव हार जाती है ये बताने के लिए कि ईवीएम ठीक है, और फिर वो जनरल जीत लेती है। तो मेरा अपना मानना ये है कि ये कयास का खेल नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र सबका है, संवैधानिक व्यवस्था से चल रहा है, खेल भरोसे पे चलता है। जब परिवार भी भरोसे पे चलता है, रिश्ता भरोसे पे चलता है, तो चुनाव आयोग को भी अपना रिश्ता भरोसा बनाना चाहिए और इस बार ईवीएम का इलेक्शन ना करा के अब की बार जो इलेक्शन हो वो बैलेट से हो जाए। अच्छा, आपके नेता ने भी ये कहा था, राकेश टिकैत जी ने, कि कुछ भी हो जाए अंत में तो जीतेगी बीजेपी ही। क्या आपको पता है ये बात? ये बहुत खतरनाक बात है, अगर उनकी कही हुई बात सच हो जाएगी तो बहुत खतरनाक है। इंडिया विल मूव टूवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन। असंतोष देश को अराजकता देगा। अराजक देश ऑलरेडी है, अनुशासन प्रिय देश कभी से नहीं रहा है, और ये अराजकता अब की बार इस देश को तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि अराजक संवैधानिक संस्थाएं भी होने लगी हैं। सेंटर के विषय पे, जिस पे सेंटर कानून बनाता है, उस पर विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करती हैं कि हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, और जो राज्य के विषय हैं उनको मैनिपुलेट करके सेंटर अपने कब्जे में लाता है। यहाँ पे ऐसा हो गया है जैसे चोरी का माल लूट रहा हो, भारत माता का माल लूट रहा हो। विदेशी पूंजीपति, देसी पूंजीपति, ये जैन लोग, ये अग्रवंशी, ये सब देश का माल लूटने में लग गए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अंधों की दावत में सब हबड़ हबड़ कर करके खा रहे हैं, तो ये देश को नुकसान पहुँच रहा है।